जय हिंद फ्रेंड। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी से बायोलॉजी का हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे। कितना? टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाली आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसे कि आप बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंगिनन लिंगिनन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है। लिंगिनन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है बताना है। लिंगिनन आखिर है क्या? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लिंगनन जो है, ये लिंगनन क्या है और इसका स्थूलनन ये कितने प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। लिंगनन का स्थूलन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिंगनन क्या है, लिंगनन का स्थूलन क्या कहलाता है, इसके बारे में टॉप पूरा जानकारी हम यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। कोशिका भित्ति का स्थूलन सामान्यतः लिंगनन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सुब्रेनिन आदि पदार्थों का जमाव के कारण होता है। स्थूलन के कारण कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के आकार बना लेते हैं, जैसे सर्पिल, सीढ़ीनुमा, जालिका कारिका रूपी, छल्लेदार या वलयदार, सपाट, गर्तमय इत्यादि इत्यादि इसमें होता है। तो ये यहाँ पे लिंगनन के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? मनीला हेम्प किसका उदाहरण? तो मनीला हेम्प फ्लोएम रेसे का उदाहरण है। मनीला हेम्प फ्लोएम रेसे का उदाहरण है। अब यहाँ पे बात है कि मनीला हेम्प क्या कहलाता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। लेकिन मनीला हेम्प ये फ्लोएम रेसे का उदाहरण है, ये बात ध्यान रखेंगे। दिखाए यहाँ पे कि मनीला हेम्प पौधा उच्च आर्थिक महत्व का पौधा है। मनीला हेम्प उच्च आर्थिक महत्व का पौधा है, जिसकी खेती मनीला हेम्प प्राप्त करने के लिए की जाती है। मनीला गांजा का एक मजबूत फाइबर है। क्या है? ध्यान रखिएगा, मनीला जो है गांजा का एक मजबूत फाइबर है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? पादप कोशिकाएं में लचीलापन का कारण क्या होता है? पादप कोशिकाएं में लचीलापन का कारण क्या होता है? तो लचीलापन का स्थूलोतक होता है। पादप कोशिकाएं में लचीलापन का कारण स्थूलोतक होता है। क्या होता है? स्थूलोतक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? वायु ऊतक का प्रमुख कार्य उत्प्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लवन कहलाता है। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य उत्प्लवन कहलाता है। ध्यान रखें क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पौधे की चढ़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता होती है? पौधे की चढ़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? किसकी सक्रियता से? पार्श्व की सक्रिया के कारण से पौधे की चौड़ाई या मोटाई होती है। किसके? पार्श्व की सक्रियता से होती है। क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? क्वेश्चन बताना है, यानी कि जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? वायु में, स्थल में, जमीन में या समुद्र में? कहाँ हुआ था? जीवन का सर्वप्रथम उद्भव समुद्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? समुद्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? तो कॉस्मोलॉजी के विषय में होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर नेफ्थलीन विधि से होता है। कौन विधि? शुद्धिकरण किसका? शुद्धिकरण उत्पादन विधि से। तो नेफ्थलीन का शुद्धिकरण उत्पादन विधि से किया जाता है। ध्यान रखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य अवस्था का नियम किसने प्रतिपादित किया? सामान्य अवस्था का नियम किसने दिया था? सामान्य अवस्था का नियम किसने दिया था बताना है। तो हार्डी विनरबर्ग ने। हार्डी विनरबर्ग ने सामान्य अवस्था का नियम दिया था। किसने? हार्डी विनरबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 10। चेचक के टीके की खोज किस सन में हुई थी? चेचक के टीके की खोज किस सन में हुई थी? तो 1789 में। 1789 में चेचक के टीके की खोज हुई थी। कब? 1789 में हुई थी। चेचक के टीके की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से होते हैं? दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन प्रमुख कौन कौन होता है? तो लैक्टोबे
और सीलस। दही में लैक्टोबे और सीलस होते हैं, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा और बहुत सी प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। कैसे? क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं विषाणु। क्वेश्चन नंबर 13। किस संघ के प्राणी पृष्ठाधर के रूप में चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है? तो संघ प्लेंटी हिलमिंजिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता क्या कहलाता है? बताना है। तो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जिम्नोस्पर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऐसे पौधे जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर क्या कहलाता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होता है ये मिट्टी पर उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर होता है, उसे ब्रायोफाइट कहलाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया से अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? बताना है। जैव न्यूनीकरण। ले लें क्वेश्चन नंबर 17। गेहूं का रस्ट पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? गेहूं में जो रस्ट पादप रोग होता है किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ऊतक से होता है। किससे होता है? ऊतक से ये होता है। ले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिसम समिति कहा जाता है। ध्यान रखिए कि जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है उसे त्रिज समिति कहा जाता है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी आपको अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।